लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार पर साधा निशाना। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। अमर बलिदानियों की स्मृति में प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, बाढ़ से प्रभावित किसानों को 7 सितंबर से पहले दी जाएगी मुआवजा राशि। यमुना के साथ लगते जिलों के किसानों के लिए गाद के निपटान के लिए बनाई जाएगी विशेष योजना। और नूंह में हालात अब तेजी से हो रहे हैं सामान्य। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील। एहतियात के तौर पर 11 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा रहेगी स्थगित। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार की ओर से आज सबसे पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने चर्चा में भाग लिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हमला बोला। राहुल के भाषण पर जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आप इंडिया नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहली बार भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस के सांसद यहां ताली बजाते रहे। यह दिखाता है कि उनके मन में गद्दारी है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। You are not India because you define corruption in India। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। आज दिन भर चलने वाली इस चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरकार का पक्ष रखा। इससे पूर्व बहस के पहले दिन मंगलवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बहस की शुरुआत की थी। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के चलते आज फिर राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हुई और दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के बीच विपक्ष की नारेबाजी के चलते कार्रवाई बाधित हुई। इसलिए सुबह की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 12 बजे के बाद कार्रवाई फिर शुरू की गई। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत देश के अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इन विभूतियों की याद में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। हर गांव के कोने कोने से 7500 कलशों में माटी और पौधे लेकर अमृत कलश यात्रा राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। इस माटी और पौधे को मिलाकर राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। 30 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन के साथ इस अभियान का समापन किया जाएगा। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। इसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ जिले में गांव बदोपुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी नित्यानंद यादव ने बताया कि पूरे देश में 9 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत आज आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर स्कूल प्रांगण में 75 पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में हिसार कैंट से लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह और उनकी टुकड़ी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम आज का ये था कि इसमें अमृत वाटिका आज हम लोगों ने 75 पौधे लगाकर जो स्कूल का प्रांगण है यहाँ पर अमृत वाटिका बनाई है, उसके पेड़ पौधों जो लगाए गए हैं, साथ ही साथ शिला फलकम जो लगाई जा रही है हर एक गांव में, तो आज वो भी इस गांव में इनॉग्रेट की गई है जो शहीदों की याद में या जो हमारे फौजी भाई सर्व कर रहे हैं उसके उपलक्ष्य में। साथ ही साथ पंचप्रण की शपथ ली गई है और मेरी माटी मेरा देश जो हैशटैग है उससे हमने संदेश दिया है कि मैक्सिमम लोग उसको शेयर करें। हैशटैग वीरों का वंदन उसको भी शेयर करें और जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हीं के गांव में कार्यक्रम हो रहा है, हर एक पूरे देश में, बल्कि पूरे नारनौल में भी।
तो जी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं वो उस कार्यक्रम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि कार्यक्रम के तहत वो अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे और इसका संदेश दूसरे गांवों तक भी पहुंचाएंगे। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला उपायुक्त वैशाली सिंह ने भी पौधारोपण किया और स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। कि देश माटी का प्रोग्राम हुआ जिसमें सैनिक भी भाग लिए, हम पूर्व सैनिक भी भाग भी लिए, गांव के सरपंच और मौजूदा आदमी भी और गांव के लेडीज़ भी सब ने भाग लिया है और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल रहा। अमृत वाटिका का आयोजन किया गया है। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के हम पूरा सहयोग करते हैं और इस अभियान को हम पूरी दृढ़ता के साथ मनाएंगे और मैं उन सभी वीरों का भी सम्मान करना चाहती हूँ जो वीर देश के लिए शहीद हो गए हैं। हमने शपथ ली है कि हम अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे, बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे। ये महिलाएं, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं मेरी सहयोगी हैं और साथ ही युवा मेरे साथी हैं, उनका भी विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उस आज़ादी महोत्सव को हम इस रूप पर ले आए हैं कि हमारे हर गाँव का बच्चा, हमारे देश का बच्चा आज अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहा है। अंबाला शहर के गांव पंजोखरा साहिब स्थित श्री गुरु हरकृष्ण साहिब खालसा कॉलेज में भी एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले जिला अधिकारी अर्शदीप कौर ने सबसे पहले पंच प्रण शपथ दिलाई और 75 पौधे लगाए गए। इसके बाद पंजोखरा गांव के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पंजोखरा साहिब के हवलदार स्वर्गीय रंजीत सिंह को याद करते हुए उनकी वीर नारी हरदीप कौर को नेहरू युवा केंद्र और कॉलेज की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी अर्शदीप कौर ने बताया कि आज बच्चों के साथ मिलकर पंच प्रण की शपथ ली गई तथा 75 पौधों के साथ अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है। आज नेहरू युवा केंद्र अंबाला और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जो हमने पंजोखरा साहिब खालसा कॉलेज के यहाँ से किया। और इस कार्यक्रम के जो 5 तत्व हैं वो हैं शिलाफलकम और इसके वसुधा वंदन और पंचप्रण की शपथ और अमृत वाटिका का निर्माण। इसके साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इसमें हमने बच्चों के साथ मिलके, वॉलंटियर्स के साथ मिलके पंचप्रण की शपथ ली और शपथ के साथ एक 75 पौधों के साथ अमृत वाटिका का निर्माण किया। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने इतिहास की सही जानकारी मिलेगी। इससे प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। चाहिए बच्चों को सीख मिलती है, हमें शहीदों को याद करना चाहिए, है ना, जिन्होंने हमारे लिए शहीदी दी। हम अगर उनको ही नहीं याद करेंगे तो हम क्या करेंगे इस लाइफ में, है ना। साडे कॉलेज अज नेहरू केंद्र वालों जी स्कीम चलाई गई है, मेरी माटी मेरा देश, वीरों माटी का नमन वीरों को वंदन, नेहरू केंद्र वालों चलाई गई है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਟੀ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਪਥ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣਾ ਨਮਨ ਹੈ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलों को बाढ़ एवं ज्यादा बारिश से नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके 7 सितंबर 2023 तक किसानों के बैंक खातों में क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। राज्य में करीब 4,08,000 एकड़ में फसलों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। अगर किसी किसान ने अपनी फसल के नुकसान की रिपोर्ट अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं की है तो 18 अगस्त तक पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दें। हमारे पास जो क्रॉप डैमेज रिपोर्ट हुआ है वो लगभग 4,08,000 एकड़ के आसपास क्रॉप लॉस डैमेज हुआ है, जिसकी असेसिंग के लिए जो हमारे 4 लेवल्स हैं, पटवारी, कानूगो, एसडीएम और डीसी, उनको आदेश दे दिए गए हैं कि तुरंत उसको असेस किया जाए। अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है
और आगामी 18 तारीख तक सभी फार्मर्स को ये अधिकार है कि अगर उनकी क्रॉप लॉस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्षतिपूर्ति पर तो वो भी अपना डाटा अपलोड करा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसान हित में नए निर्णय लिए हैं। फसलों के नुकसान का समय पर आकलन करने के लिए क्षतिपूर्ति सहायक लगाए जा रहे हैं। ज्यादा बारिश या गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में गिरदावरी सहायक लगाए जाएंगे। इसके अलावा यमुना के साथ लगते जिलों में नदी में बाढ़ या ज्यादा बारिश से खेतों में भारी मात्रा में गाद जमा हो जाती है। ऐसे प्रभावित किसानों के हित में राज्य सरकार नई पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसके तहत किसान के खेत में एकत्रित हुई गाद की नीलामी की जाएगी, जिसमें नीलामी से मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की धनराशि में से 1/3 हिस्सा किसान का होगा और 2/3 हिस्सा सरकार के खाते में चला जाएगा। और हमारे प्राइमरी बांध बहुत जगह टूटे और कई जगह सेकेंडरी बांध जो थे वो भी टूटे। कि जहाँ जहाँ सिल्ट डिपॉजिट हुआ है, अगर फार्मर क्रॉप लॉस की कॉम्पनसेशन की बजाय डीसिल्टिंग कॉम्पनसेशन की ओर जाएगा, डिप्टी कमिश्नर उसका ऑक्शन करेगा और उस ऑक्शन में जो भी वैल्यू आएगी अप टू 10 लाख, कई जगह ज़्यादा भी हो सकता है 10 लाख से, उसको फिर एक विचार है कि 1/3 किसान को और 2/3 गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू आबकारी वर्ष में अभी तक आबकारी विभाग ने 100 ठेके कम करने के बाद भी पिछले साल की तुलना में 26% अधिक राजस्व एकत्रित कर लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इंक्रीज के साथ अपना बेस ऑक्शन किया था और उसके अंदर हमने ऑक्शन जो आज तक किया है, जिसमें हमारे 10 वेंट्स अभी भी अनसोल्ड हैं, उस ऑक्शन में 2390, क्योंकि 100 जोन्स 100 वेंट्स इस साल हमने हमारे बेस ऑक्शन में माइनस कर दिए थे, उसके बावजूद भी 6362 करोड़ रुपया, जो कि 26% इंक्रीज है पिछले साल से, वो हम इकट्ठा कर पाए हैं। नूंह में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इससे पहले कल कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ढील दी गई थी। एहतियात के तौर पर 11 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित रहेगी। जिले में हरियाणा राज्य परिवहन डिपो की बस सेवा बहाल हो गई है। प्रशासन सभी वर्गों के साथ संवाद करके सामान्य जनजीवन बहाल कर रहा है, तो वहीं हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 305 से ज्यादा लोगों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 142 एफआईआर भी अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटे ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नूंह हिंसा मामले में जिले में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। दोनों समुदाय आपस में बैठक करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने जिले में आने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों से स्थिति सामान्य होने के उपरांत दौरा करने की अपील भी की। देखिए, नूंह हिंसा के बारे में अभी तक तो ये है कि हमारा जो पुलिस की तरफ से एक्शंस लगातार जारी है। जहाँ भी हमको मिलता है सूचना, उसमें हमारी रेड्स पार्टी गई हुई है और रेड करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ रिगार्डिंग द सिचुएशन इन नूंह, इट्स गेटिंग बैक टू द नॉर्मल। पीपल आर ओपनिंग द शॉप्स, लोग आपस में बैठ रहे हैं। वी आर टेकिंग अप द पीस कमेटी मीटिंग्स। मेवात की जो जनता है वो आपस में खुद मिलके पीस डायलॉग कर रही है और लगातार वो खुद न सिर्फ प्रशासन के इंटरवेंशन से बल्कि अपने लेवल पे भी पंचायतें वो कर रही हैं एंड दे आर डूइंग द थिंग्स। मेरा आप सबसे रहेगा कि एक बार हालात सामान्य होने दीजिए, देन यू कैन कम ओवर विद सोशल डेलीगेशन, पॉलिटिकल डेलीगेशन, इवन इंडिविजुअल्स आर वेलकम ओवर हियर फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है और फर्जी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हिंसा के दौरान लोगों के सामान के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है। Administration level and the police level are monitoring the things.
We have got one APRO regarding monitoring of the social media team. Further, the police has also taken its social media investigation team. They are regularly monitoring. They are taking into the cognizance of all such offensive video and will proceed as per the directions of the Supreme Court where any offensive thing has been placed on record. That we are collecting. We have made a Kshatipurti portal. Over there, anyone whose anything has been destroyed in the violence will obviously can update all the things on the portal और उसमें आपका जितना भी नुकसान है उसका जायजा लिया जाएगा। लोकसभा में सदन की शुरुआत में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही जापान में आज ही के दिन गिराए गए परमाणु बम के पीड़ितों को भी याद किया गया। वहीं राज्यसभा में सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले देशभक्तों को याद किया और सदन में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसदों द्वारा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इन बुराइयों को भारत छोड़ना ही होगा। मित्रों, कल 9 अगस्त है और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो के आह्वान से राष्ट्र को प्रेरित किया और उस समय भारत छोड़ो अंग्रेजों के खिलाफ था। आज देश हर बुराई को कह रहा है क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो। करप्शन क्विट इंडिया, नेपोटिज्म क्विट इंडिया, अपीसमेंट क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो आइए मिलकर संकल्प लें इन बुराइयों को क्विट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी महानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बीजेपी क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद सम्मेलन के समापन समारोह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी भूमिका है, इसलिए जरूरी है कि क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद मजबूत हो। पंचायती राज के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इस सम्मेलन का दूसरा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में जबकि तीसरा कार्यक्रम दमन में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। राज परिषद करने का निर्णय लिया और इसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ है, दूसरी हमारी पश्चिम बंगाल में होगी जहाँ पर 134 संख्या होगी और तीसरी दमन में होगी जहाँ 6 राज्य के जनप्रतिनिधि आएंगे, वहाँ 169 संख्या होगी। प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की और ये मार्गदर्शन भी कर दिया कि जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सक्रियता और उनके मार्गदर्शन में विकास हो, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को बताया गया है। ये सभी जन प्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर इनका प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा अंत्योदय के माध्यम से सबसे गरीब व्यक्ति का विकास चाहती है। पिछले 9 वर्षों में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और कुछ सीख करने गए। जब गांव का प्रतिनिधि सीख कर जाता है तो गांव विकास में उसकी भूमिका बड़ी
मजबूत हो जाती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल यही कहा था कि जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, जब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए गांव का विकास और सिस्टमेटिक तरीके से, और इसके लिए जरूरी है कि इन सब जनप्रतिनिधियों का भी एक प्रशिक्षण हो। उद्देश्य एक है बिल्कुल साफ कि गांव के विकास होगा तभी देश का विकास होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की अगुवाई में शहीदों के सम्मान में कल शाम भिवानी के लोहारू क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में किसान, युवा और आमजन शामिल हुए। यात्रा डिगावा से शुरू होकर सिंघानी के शहीद स्मारक में संपन्न हुई। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के दौरान 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि देश पर कुर्बान होने वाले अमर शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे लिए तिरंगे का मान सबसे पहले है, जिसके लिए अमर शहीदों ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र से शुरू हुई ये यात्रा दिल्ली तक पहुंचेगी। शहीदों के सम्मान में निकाली गई ये यात्रा लोगों को प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि सिंघानी वीरों की भूमि है। लोहारू क्षेत्र भी शहादत में हमेशा आगे रहा है। 26 करोड़ रुपए की लागत से गांव के शहीद स्मारक का नव निर्माण करवाया जाएगा। आज इस ऐतिहासिक गांव सिंघानी के अंदर, जहां 8 अगस्त 1935 को अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए 23 आदमी शहीद हुए थे, उनकी यादगार में हमने उनको सम्मान देने के लिए, उनको शहादत की याद करने के लिए कार्यक्रम किया गया। और इसके साथ साथ हमारा जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, गाँव से लेकर के सिंघानी तक, भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह तिरंगा यात्रा निकालेगी। कहीं शहीदों की जहाँ भी मूर्तियाँ होगी वहाँ माल्यार्पण करेगी और शहीदों की मूर्तियों से मिट्टी ले करके उसको इकट्ठा करके हम दिल्ली लेके जाएंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम का सर्वे जारी है। छठे दिन के सर्वे में टीम ने कई महत्वपूर्ण चीजों का सर्वेक्षण किया। ASI को 2 सितंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट जमा करनी है। इससे पहले 5वें दिन के सर्वे में ASI ने तय खाने के नीचे की संरचनाओं की जानकारी जुटाई। सर्वे के लिए ASI ने DGPS और GMNS तकनीक का प्रयोग किया। विशेषज्ञों ने गुंबदों और इसके नीचे मुख्य हॉल के निर्माण के कालखंड प्रयुक्त सामग्री का पता लगाने के लिए अन्य जांचें भी की हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता सीता साहू ने कहा कि ASI तथ्यों की जांच कर रहा है। विभाग और ASI टीम सब जानती है उनका क्या सही है और मेरा क्या सही, मैं झूठ बोली हूँ या वो झूठ बोल रहे हैं, क्या सच है क्या नहीं, वो तो सब ASI खुद ही जांच पड़ताल करेगी, वो सौंप देगी न्यायालय में। उसके बाद तो न्यायालय के हाथ में, न्यायालय जैसा फैसला देगा, जो भी देगा, हमने सब न्यायालय पे छोड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ASI के तथ्यों के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय देगा जो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस मामले में कौन क्या कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुनानगर में चल रहे अंबाला जोन के फुटबॉल टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। प्रतियोगिता में अंबाला की टीम प्रथम और करनाल की टीम दूसरे स्थान पर रही। हरियाणा के अन्य 3 जोन में भी आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। अब प्रदेश के सभी 4 जोन की विजेता 2-2 टीमें अंबाला में होने वाले राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेंगी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर अधिक से अधिक खेलों में भाग लेना चाहिए। हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी निकलकर देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। निश्चित रूप से खेलों का और ये जहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ है तेजली स्टेडियम, वहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध है और ना केवल फुटबॉल, बाकी अन्य खेल भी, हॉकी जैसे आपके सामने, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि सब टूर्नामेंट्स यहाँ पे सब खेल इवेंट जो हैं यहाँ पे खेले जा रहे हैं
और नशे से दूर रखने के लिए युवा अगर खेल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, और जैसे हमने देखा है कि हरियाणा को देश की खेल नर्सरी कहा जाता है, यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो निकल रहे हैं। और इसी प्रकार छोटी उम्र से ही बच्चे नशे से दूर रहकर अगर खेलों में अपना ध्यान लगाएंगे तो न केवल वो फिट रहेंगे बल्कि अपने देश प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। वहीं जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे राज्य को 4 जोन में बांटकर ये टूर्नामेंट करवाए गए हैं। अब 17 से 20 अगस्त तक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होंगे। हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 600 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। देखिए, वैसे तो खेल विभाग ने, हरियाणा में खेल मंत्रालय ने 600 नर्सरीज पूरे प्रदेश में दी हैं। 600 खेल नर्सरीज के माध्यम से उसमें सभी खेलों की हैं। 600 खेल नर्सरी के माध्यम से 25 नर्सरी में हर बच्चा, और उनको 2000 रुपये प्रति माह हर बच्चे को सरकार दे रही है। 600 कोचिज़ की भर्ती की गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उनको भी 25,000 रुपये महीना स्टाइपेंड देती है। यानी कि लगभग 4-5 करोड़ रुपये महीना खेल विभाग के द्वारा खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खेल के उत्थान के लिए खर्च किया जा रहा है। इससे बहुत अच्छा परिणाम भविष्य में निकलने वाला है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे जाके सरकार ने काम किया है। इसके अच्छे परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। चंद्रयान 3 आज नए पड़ाव पर निकलेगा, जिसका नाम कक्षा न्यूनीकरण युद्ध अभ्यास है। इससे चंद्रमा की ओर बढ़ते स्पेस क्राफ्ट की कक्षा में कमी आएगी। इससे पहले इसरो ने 5 अगस्त को ऑर्बिट कम करने का एक ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस दौरान इसरो ने चंद्रयान को एक योजनाबद्ध कक्षा कटौती प्रक्रिया से गुजारा था। इंजनों की रेट्रो फायरिंग में स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा की सतह के और करीब ला दिया। आज कक्षा को और कम करने का अगला ऑपरेशन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच किया जाएगा। 17 अगस्त तक चंद्रमा पर इसी तरह के ऑपरेशन होंगे। इसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। फिर चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग युद्ध अभ्यास किया जाएगा। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चेन्नई में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय हॉकी टीम ग्रुप दौर के अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को चौथी बार जीतने का इरादा लिए भारतीय हॉकी टीम अपने खेल के अंदाज को बदलती दिख रही है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जिताने वाले कोच ग्राहम रीड के समय तक टीम इंडिया का जोर पूरी तरह से आक्रमण पर हुआ करता था, लेकिन मौजूदा कोच ग्रेग फुलटन ने खेल के अंदाज को नया आयाम दिया है। फुलटन लंबे समय तक बेल्जियम की टीम से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनकी तकनीक पिछले कोच ग्राहम रीड से अलग है। उनका सारा जोर डिफेंस को मजबूत करने पर है। वह चाहते हैं कि भारतीय टीम बेहतरीन डिफेंस करके मुकाबला जीते। The more we attack, it's because of good defense. There's always somewhere to improve. We had 2 yellows today. How that happened, I'm not sure. We missed a few chances. So it's a process. There's always something to focus on and improve. दरअसल इस तरह की रणनीति यूरोपीय टीमों वाली है। वह हमेशा अपने डिफेंस पर ध्यान देती है और फिर एकाएक हमला बोलकर सामने वाली टीम के डिफेंस में दरार बनाने का प्रयास करती है। वैसे भारतीय खिलाड़ी भी कोच फुलटन के प्रयास को सही मान रहे हैं। उनके मुताबिक आने वाले समय में इसके नतीजे अच्छे होंगे। आई थिंक वो ओपोनेंट्स को अच्छा रीड कर रहे हैं और ड्यूरिंग द मैच हमें बताया जा रहा है कि ओपोजिशन जो है क्या कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक वो सबसे एक पॉजिटिव एक अच्छा साइन है कि आपको ड्यूरिंग द मैच आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उस पर वर्क कर रहे हो। इम्प्रूवमेंट हमारी पिछले 2 महीने से आप देखे जाए तो बहुत अच्छी चल रही है। स्ट्रेटजी वाइज अभी हमारा ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, टैक्टिकली बहुत अच्छा चल रहा है और आई गेस कि सर ये टूर्नामेंट में आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। वैसे ग्रेग फुलटन की रणनीति को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान वासुदेव भास्करन की राय अलग है। ग्रैम भी छोड़ के गया, इसका मतलब फॉल्कन नया सूर्य हमारा हरमनप्रीत को कॉल कर रहा ना, नया कोई नहीं कर रहा। सो इसमें हरमनप्रीत इज वर्ल्ड बेस्ट नाउ, ही इज अ FIH वर्ल्ड टॉप स्कोरर फॉर द लास्ट 2 years. सो क्रेडिट शुड गो टू दी डेफिनेटली हरमनप्रीत सिंह, क्योंकि बिफोर योर साउथ अफ्रीकन कोच कुड कम आवर हरमनप्रीत वाज अ मच टॉप स्कोरर. सो क्रेडिट डेफिनेटली शुड गो टू कोच, बट कोई इसमें नया कुछ मतलब नहीं किया. It is a perfection on the camp because India is the only team in the world. They play 200 days in the camp.
only team in the world in hockey. So why not India can be very specialized in batting order. ग्रेग फुलटन टीम के खेल में धीरे धीरे बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां इससे पता लग सकेगा कि भारतीय हॉकी टीम के खेलने के अंदाज में कितना बदलाव आया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।